25 मई 2019 जेजू सिटी के एक शांत से छोटे पेंशन हाउस में एक महिला किचन में खड़ी बड़े आराम से करी राइस बना रही थी। उस खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि किसी के भी मुंह से पानी आ जाए। लेकिन जैसे ही वो करी तैयार हुई, उस औरत ने उसमें एक सफेद पाउडर मिला दिया। देन उसके बाद वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से उस खाने को एक प्लेट में सर्व करती है और अपने एक्स हस्बैंड मिस्टर कांग के सामने उसको रखती है और उन्हें खाने के लिए देती है। सर्व करने से पहले वो उस खाने की एक पिक्चर ले लेती है, जैसे कुछ बहुत ही अच्छा या स्पेशल मोमेंट हो। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कांग को बिल्कुल भी शक नहीं होता और वो बिना कुछ सोचे समझे उस खाने को हैप्पीली खा लेते हैं। लेकिन खाना खाने के कुछ ही देर बाद उन्हें अचानक बेहद ज्यादा थकान महसूस होने लगती है और उनका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा और कुछ ही समय के बाद वो गहरी नींद में चले गए। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी नींद होने वाली है। किसी को भी नहीं, सिवाय एक इंसान के, गो यू जोंग, वही औरत जिसने वो करी बनाई थी और अपने ही हस्बैंड को खिलाई थी। ये सिर्फ एक मील गॉन रॉन्ग की स्टोरी नहीं है, ये साउथ कोरिया की सबसे नोटोरियस क्रिमिनल में से एक इनफेमस गो योंग जॉन की कहानी है। सो हे एवरीवन, दिस इज भूमि एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द करी राइस मर्डर केस। गो यू जोंग को साउथ कोरिया की सबसे खतरनाक फीमेल मर्डरर में गिना जाता है। उसका क्राइम सिर्फ ब्रूटल नहीं था, बल्कि उसने पूरे देश को शॉक कर दिया था। उसने अपने एक्स हस्बैंड को इतनी बेरहमी और बुरी तरीके से मारा कि पूरे साउथ कोरिया में हंगामा मच गया। गो यू जोंग का जन्म 1983 में साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड में हुआ था। उसने वहीं स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की अपनी पूरी पढ़ाई की। जेजू ही उसका घर था और काफी समय तक उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती थी। लेकिन जब उसका क्राइम सामने आया तो उसका नाम पूरे आइलैंड में एक टैबू बन के रह गया था, क्योंकि जेजू एक बहुत ही क्लोज निट कम्युनिटी है जहाँ लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। लोग उसका नाम ऐसे लेते थे जैसे किसी शैतान का नाम ले रहे हो। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस आइलैंड के लोग उससे कितना ज्यादा गुस्सा और डिस्गस्टेड थे। यू जोंग और उसके एक्स हस्बैंड मिस्टर कांग की मुलाकात यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। दोनों कैंपस कपल थे और लगभग 5 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे। आखिरकार 11 जून 2013 को दोनों ने शादी कर ली। बाहर से देखने पर वो एक परफेक्ट कपल लगते थे। दोनों साथ में विदेश जाकर वॉलंटियर वर्क करने लगे। वो अलग अलग जगह ट्रिप्स पर जाते और एक नॉर्मल हैप्पी कपल की तरह अपनी मेमोरीज बना रहे थे। लेकिन शादी के बाद चीजें धीरे धीरे बदलना शुरू हो गई। डेटिंग के दौरान उनके बीच में कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जैसे ही शादी हुई उनके रिश्ते में सीवियर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। ऐसे ही उनका एक हनीमून का इंसिडेंट काफी अजीब था। उनका पूरा ट्रिप काफी अच्छा बीता, उन्होंने अच्छे अच्छे मोमेंट कैप्चर किए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब वो लोग घर की तरफ आ रहे थे। ये ट्रिप खत्म होने के बाद दोनों एयरपोर्ट पहुंचे ताकि वो कोरिया वापस लौट सके और फिर वो वहीं ड्यूटी फ्री स्टोर्स की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर में फाइनल बोर्डिंग अनाउंसमेंट शुरू हुई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो अभी भी अपने प्रोडक्ट्स देखने में थी, जैसे उसे किसी बात की जल्दी ही ना हो। मिस्टर कांग उससे कई बार कहता है कि तुम जल्दी वापस आ जाओ, हमारी प्लेन छूट सकती है। लेकिन वो तो मिस्टर कांग की कुछ सुन ही नहीं रही थी और वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। उल्टा इरिटेट होकर वो मिस्टर कांग को ही डांटने लगती है और कैजुअली शॉपिंग करती रही, जबकि उनका फ्लाइट टेक ऑफ होने वाला था। आखिरकार परेशान होकर मिस्टर कांग अकेले ही प्लेन पर चढ़ जाते हैं। लेकिन उस समय के ट्रैवल रूल्स के मुताबिक वो अपनी वाइफ के बिना ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें वापस उतरकर कू जोंग को ढूंढना पड़ा। जब वो उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो वो अब भी बिल्कुल शांत होकर शॉपिंग कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी जिद की वजह से आखिरकार दोनों की फ्लाइट मिस हो गई। ये उन शुरुआती साइंस में से एक था जिससे धीरे धीरे पता चलने लगा कि उसके बिहेवियर में कुछ तो अजीब है। शादी के बाद दोनों ने जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी में मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम ज्वाइन किए, लेकिन फाइनेंशियली उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। स्टडीज, फ्यूचर प्लान्स और फाइनेंशियल प्रेशर, इन सबको एक साथ मैनेज करना उनके रिलेशनशिप पर भारी पड़ने लगा। फिर अचानक उनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया। चाइल्ड बर्थ और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने उनकी ऑलरेडी टाइट फाइनेंस पर और भी ज्यादा प्रेशर डाल दिया। धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ने लगा और इसी के साथ कू जोंग का बिहेवियर भी पहले से ज्यादा अग्रेसिव होने लगा। वो अब छोटी छोटी बातों पर भी चिढ़ने लगती थी। आर्ग्यूमेंट्स के दौरान वो चीजें फेंकती, जोर जोर से चिल्लाती, सामानों को तोड़ देती और कभी कभी तो वो अपने पति को नाखून से खरोंचने लगती और ऐसे ही बात सीधा मारपीट तक पहुंच जाती थी। इतना ही नहीं, कई बार तो उसने मिस्टर कांग पर फिजिकली अटैक भी किया।
सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि एक बार उसने मिस्टर कांग को चाकू से डराने की कोशिश भी की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। मिस्टर कांग के लिए अब ये सब सहना बेहद मुश्किल हो गया था। आखिरकार 2016 में उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया और 2017 तक वो दोनों ऑफिशियली अलग हो चुके थे। बट उनके बच्चे की कस्टडी कू जोंग को मिल गई, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि मिस्टर कांग के पास उस समय स्टेबल इनकम नहीं थी, जिसकी वजह से वो बच्चे को प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसे कस्टडी मिलने का ये मतलब नहीं था कि मिस्टर कांग अपने बच्चे से नहीं मिल सकते थे। कानून के हिसाब से बायोलॉजिकल फादर होने के नाते उन्हें विजिटेशन राइट्स मिले हुए थे, लेकिन असली प्रॉब्लम्स तो डिवोर्स के बाद ही शुरू हुई। कू जोंग ने धीरे धीरे उनसे हर तरह का कांटेक्ट तोड़ दिया। जब भी मिस्टर कांग अपने बच्चे से मिलने उनके घर जाते तो वो दरवाजा तक नहीं खोलती थी। 2 साल बीत चुके थे, लेकिन मिस्टर कांग अभी तक अपने बच्चे को एक बार भी नहीं देख पाए थे। आखिरकार मिस्टर कांग लीगल एक्शन लेने का फैसला करते हैं। उन्होंने फैमिली कोर्ट में केस फाइल किया और कू जोंग पर विजिटेशन राइट वॉयलेट करने का आरोप लगाया। कोर्ट हियरिंग्स के दौरान भी कू जोंग 3 बार कोर्ट में पेश ही नहीं हुई। उसके लगातार नो शो की वजह से उसे फाइन भी भरना पड़ा। इसी बीच मिस्टर कांग को पता चला कि कू जोंग ने अभी दूसरी शादी कर ली है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वो उसके वॉयलेट बिहेवियर को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनका बच्चा उस घर में अनसेफ ना हो और कहीं वो भी उसके गुस्से का शिकार न बन जाए। आखिरकार कोर्ट फैसला सुनाती है कि कम से कम महीने में 2 बार मिस्टर कांग अपने बेटे को विजिट कर सकते हैं। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला कू जोंग के अंदर कुछ बेहद खतरनाक जगह देगा। उसके लिए कोर्ट का ये फैसला पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल था। अगले 2 हफ्तों तक वो इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजें सर्च करती है, जैसे ज़ोलपिडेम बॉनवेट, लीथल डोज ऑफ निकोटीन एंड और भी बहुत कुछ। ये वो चीजें नहीं है जो एक नॉर्मल इंसान कैजुअली सर्च करता है, लेकिन कू जोंग लगातार ऐसी सर्चेज कर रही थी जैसे वो किसी बड़े खतरनाक प्लान की तैयारी कर रही हो। फिर एक दिन वो अपने एक्स हस्बैंड मिस्टर कांग से कांटेक्ट करती है। उसने कहा कि वो दोनों अपने बच्चे के साथ एक पेंशन ट्रिप पे चलते हैं ताकि वो कुछ फैमिली टाइम स्पेंड कर सकें। अपने 5 साल के बेटे से मिलने की खुशी में मिस्टर कांग इस बात के लिए बहुत ही आसानी से मान जाते हैं और 25 मई 2019 को वो कू जोंग और अपने बेटे से मिलते हैं, जिसके बाद वो तीनों पेंशन हाउस की तरफ चले जाते हैं, जिसे कू जोंग ने खुद ही बुक किया था। मिस्टर कांग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। उसी शाम कू जोंग ने उनके लिए डिनर में करी बनाई। खाना बनाते समय उसने सीक्रेटली उसमें ज़ोलपिडेम मिला दिया, जो एक पावरफुल स्लीपिंग ड्रग्स मानी जाती है। उसने करी ही इसलिए चुनी क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल और टेस्ट ड्रग के बिटर फ्लेवर को आसानी से छुपा सकते थे। और यहाँ मिस्टर कांग बिना किसी शक के उस खाने को खा लेते हैं। कुछ ही देर बाद वो ड्रग अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और मिस्टर कांग को थोड़ी थोड़ी सी डिजीनेस फील होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो गहरी नींद में चले गए। देन उसी वक्त कू जोंग एक शार्प नाइफ उठाती है और उन पर हमला करना शुरू कर देती है। पहला ही वार इतना खतरनाक था कि मिस्टर कांग अपनी बेहोशी की हालत में भी उठ जाते हैं। होश में आने के बाद वो अपने शरीर को संभालते हैं और अपने फ्रंट डोर की तरफ भागने के लिए क्रॉल करते हुए जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाते, कू जोंग उन्हें पीछे से दोबारा से एक हमला कर देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद कू जोंग उन्हें तब तक स्टेप करती रहती है जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि उनका 5 साल का बेटा इस पूरे हादसे के टाइम वहीं पर मौजूद था। लेकिन कू जोंग के लिए ये क्राइम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन यानी कि 26 मई को उसने अपने बेटे को अपने पेरेंट्स के घर छोड़ दिया और फिर वापस उसी पेंशन हाउस में लौट आई, क्योंकि उसका अगला स्टेप था उन सारे एविडेंस को मिटाना। उसने वो सारे सप्लाईज बाहर निकाले जो उसने पहले से ही खरीद कर रखे हुए थे। इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि उसने ये सामान 22 मई को ही एक लोकल सुपरमार्केट से खरीद लिया था, जिसका मतलब साफ था कि ये मर्डर पूरी तरह से प्री प्लान्ड था। इन सामानों में कटिंग टूल्स, ब्लीच, रबर ग्लव्स, टेप और कई दूसरी चीजें भी शामिल थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सिर्फ एक क्राइम को कैरी आउट करने के लिए दर्जनों आइटम खरीदे थे। 26 मई की दोपहर लगभग 12:30 बजे उसने मिस्टर कांग की बॉडी को काटना शुरू किया। वो बेहद कोल्ड और केयरफुली इस काम को कर रही थी और एकदम साफ तरीके से बोन्स से उनके फ्लैश को अलग कर रही थी ताकि पीछे सिर्फ स्केलेटन बच सके। ये हॉरिफाइंग प्रोसेस पूरा 23 घंटों तक चलता रहा
और जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो गया तब उसने उनके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग बैग, अलग अलग सूटकेस में भरना शुरू कर दिया। फिर वो उसके बाद उस पेंशन से चेकआउट कर लेती है। सीसीटीवी फुटेज में वो बाद में एक नियर बाय वेस्ट डिस्पोजल साइट पर दिखाई दी, जहाँ उसने 4 बड़े गार्बेज बैग्स फेंके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्हीं बैग्स में मिस्टर कांग की बॉडी पार्ट्स थे। जिसके बाद वो कैजुअली उसी सुपरमार्केट गई और वहाँ अनयूज्ड ब्लीच और दूसरी क्लीनिंग सप्लाई रिटर्न करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर ना डर था और ना ही गिल्ट। वो बिल्कुल एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह बिहेव कर रही थी, जो बस एक्स्ट्रा सामान वापस करने वहाँ पर आई हो। जिसके बाद वो वांडो यानी कि अपने पेरेंट्स के घर जाने के लिए एक शिप राइड बुक करती है। लेकिन उस शिप राइड के दौरान भी उसका क्राइम खत्म नहीं होता। शायद उसका ये पहले से ही प्लान था कि वो ये शिप राइड इसीलिए लेगी ताकि बाकी बचे हुए बॉडी पार्ट्स वो समुद्र में फेंक सके। और करीब 9:30 बजे सीसीटीवी फुटेज में वो समुद्र में कुछ बैग्स फेंकती हुई दिखाई दी। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि उन बैग्स में भी बॉडी पार्ट्स थे। रात लगभग 11 बजे वो वांडो पहुंची और सीधे अपने पिता के अपार्टमेंट में चली गई। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उसने बॉडी म्यूटिलेशन को रोकना तो दूर, उसे जारी रखा। उसने ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए टूल्स इस्तेमाल किए, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनी और हर पॉसिबल एविडेंस को मिटाने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक ये सब करने के बाद उसने उसी अपार्टमेंट के गार्बेज एरिया में और भी बहुत सारे बैग्स फेंके। यानी कि वो हर हाल में अपने एक्स हस्बैंड मिस्टर कांग के बॉडी पार्ट्स को पूरी तरह से गायब कर देना चाहती थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्सपर्ट्स ने एक और शॉकिंग बात कही। उनके मुताबिक टेक्निकली वो एक साइकोपैथ नहीं थी और एक प्रोफाइलर बताते हैं कि वो एक ऐसी इंसान नहीं लगती थी जो हर किसी के लिए थ्रेट हो। लेकिन उसके अंदर अपने फर्स्ट हस्बैंड मिस्टर कांग को लेकर एक एक्सट्रीम ऑब्सेशन था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि उसका बिहेवियर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से काफी मिलता जुलता था। इस डिसऑर्डर में इंसान एक्सट्रीम मूड स्विंग, अंदर से खालीपन और सेल्फ कंट्रोल की कमी जैसी चीजें महसूस करता है। और उसका ये बिहेवियर साफ दिखाता था कि वो मेंटली कितनी डिस्टर्ब और एबनॉर्मल हो चुकी थी। ऐसे लोग अक्सर किसी इंसान को पहले बेहद ज्यादा आइडियलाइज करते हैं और फिर अचानक से उसी इंसान से नफरत करने लगते हैं। छोटी छोटी बातों में उनके इमोशन खुशी से इंटेंस गुस्से की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को अबेंडनमेंट का बहुत डर होता है और इसी डर की वजह से वो लोग कई बार एक्सट्रीम डिसीजन तक पहुंच जाते हैं। उसने ये सारी हरकतें कर ली थी और उसे गिल्ट भी नहीं था। बट अब उसका टाइम खत्म होने वाला था। 1 जून को पुलिस ने उसके घर पर रेड की और उसे अरेस्ट कर लिया। वहां से क्राइम में इस्तेमाल की गई सारे टूल्स बरामद हुए और उसकी कार से विक्टिम के ब्लड से सना हुआ ब्लैंकेट भी मिला। उसकी गिरफ्तारी इतनी जल्दी इसीलिए हो पाई क्योंकि उस पर मिस्टर कांग के छोटे भाई को शक हो गया था। 27 मई को जब मिस्टर कांग अचानक कांटेक्ट से बाहर हो गए तो उनके भाई ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। जब पुलिस ने कुजोंग से पूछताछ की तो उसने दावा किया कि मिस्टर कांग ने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की और फिर वहाँ से भाग गए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिसमें मिस्टर कांग, क्यूजोंग और उनका बेटा पेंशन हाउस में एंटर करते हुए तो दिखाई दिए, लेकिन मिस्टर कांग वहाँ से बाहर आते हुए कभी भी दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा मिस्टर कांग की कार लगातार 3 दिन तक वहीं पर पार्क थी। अब पुलिस को साफ समझ आ चुका था कि ये कोई मिसिंग केस नहीं है बल्कि ये एक मर्डर केस है। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने पेंशन हाउस में ल्यूमिनॉल टेस्टिंग की तो वहाँ के कई हिस्सों में ब्लड ट्रेसेस मिले। बाथरूम फ्लोर, किचन, लिविंग रूम और बेडरूम, यहाँ तक कि सीलिंग पर भी खून के निशान मौजूद थे। पूछताछ के दौरान कुजोंग बार बार सेल्फ डिफेंस की कहानियां सुनाती जा रही थी। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट वहाँ पर आया जब मिस्टर कांग के ब्लड में ज़ोलपिडम पाया गया। अब पूरी तरह से साफ हो चुका था कि पहले मिस्टर कांग को ड्रग दिया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उन्हें बॉडी कभी पूरी तरह से नहीं मिल पाई। इसी वजह से ये केस साउथ कोरिया के सबसे फेमस मर्डर विदाउट अ बॉडी केसेस में से एक बन गया। लेकिन उस लड़की के क्राइम यहीं पर खत्म नहीं हुए थे। उस पर अपने करंट हस्बैंड के छोटे बेटे की हत्या का भी आरोप लगा। ये घटना मिस्टर कांग के मर्डर से लगभग 3 महीने पहले हो चुकी थी। उस समय वो अपने दूसरे हस्बैंड होंग के साथ रह रही थी और ऐसे ही एक सुबह उनका छोटा बेटा डेड पाया गया। उसकी मौत का कारण था सफोकेशन यानी कि दम घुटना। इनिशियली पुलिस को शक उसके हस्बैंड पर गया था, लेकिन बाद में जब ये क्यूजोंग का हॉरिफाइंग केस सामने आया तो शक सीधा उसी पर गया और होंग को भी क्यूजोंग पर शक होने लगा, जिसके बाद वो पुलिस पर कंप्लेंट भी दर्ज करवाता है। लेकिन सबूत न होने के कारण ये सिर्फ एक थ्योरी बनकर रह जाती है। एंड आखिरकार साउथ कोरियन कोर्ट ने 20 फरवरी 2022 को फैसला सुनाया। फर्स्ट ट्रायल में क्यूजोंग को मर्डर, बॉडी म्यूटिलेशन और बॉडी कंसीलमेंट का गिल्टी पाया गया। हालांकि स्टेप्सन वाले मर्डर केस में उसे एक्विट कर दिया गया, लेकिन मिस्टर कांग के मर्डर केस में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। लेकिन प्रोसिक्यूशन इस फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने सेकेंड ट्रायल में उसके लिए डेथ पेनल्टी की मांग की। यहाँ तक कि एक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में इमोशनली टूट गया
गया और रोते हुए जज से उसके लिए डेथ सेंटेंस की अपील करने लगा, लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल रूलिंग को ही अपहोल्ड किया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी लाइफ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया और फिर क्यूजोंग को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। आज भी अगर लोग क्यूजोंग केस के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी मिस्ट्री आज भी यही है कि आखिर उसने मिस्टर कांग की बॉडी को पूरी तरह से गायब कैसे कर दिया कि आज तक भी उनकी बॉडी का एक भी हिस्सा अच्छे से रिकवर ही नहीं हो पाया। और इस क्राइम की सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि मिस्टर कांग को मारने के बाद क्यूजोंग वहाँ पर सेल्फीज भी लेती है। सिर्फ ये डिटेल ही उसकी ट्विस्टेड मेंटल स्टेट को समझने के लिए काफी है। कई लोग आज भी मानते हैं कि उसने अपने स्टेप सन की भी हत्या की थी, क्योंकि कोर्ट में पेश ऑडियो फाइल्स में घटना से करीब एक हफ्ते पहले उसे ये कहते हुए सुना गया कि क्या मुझे अपने स्टेप सन को मार देना चाहिए, लेकिन सॉलिड एविडेंस न होने के कारण कोर्ट उसे इस मामले में गिल्टी साबित नहीं कर पाया। आखिरकार क्यूजोंग सिर्फ एक क्रिमिनल ही नहीं बल्कि कई लोगों के लिए एक शैतान बन चुकी थी। आपको क्या लगता है, क्या एविडेंस दोनों मर्डर में उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं या फिर कोर्ट ने सही फैसला लिया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और सोचिए आखिर उस पिता की क्या गलती थी जो सिर्फ अपने बच्चे को देखना चाहता था और अपने बच्चे से मिलना चाहता था। आई होप कि उन्हें पीस मिले और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।